ईरान और इजराइल दो ऐसे देश जो दशकों से एक दूसरे से एक शैडो वॉर, एक तरह का प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं। पर क्या होगा अगर ये शैडो वॉर एक असली आमने सामने की जंग में बदल जाए? चलिए आज इसी कॉम्प्लेक्स और कह सकते हैं नाजुक रिश्ते की तह तक जाते हैं। जो भी एनालिसिस हैं वो एक सीधी लड़ाई की बहुत ही भयानक तस्वीर दिखाते हैं। तो सवाल यही उठता है कि ईरान और इजरायल के बीच एक डायरेक्ट वॉर असल में दिखेगा कैसा? आइए इसी संभावित फ्यूचर सिनेरियो को समझने की कोशिश करते हैं। कई एनालिसिस तो ये तक कहते हैं कि इसकी शुरुआत 2026 में हो सकती है। कैसे? ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर कुछ हमले और बस एक 12 दिन की विनाशकारी जंग शुरू हो जाएगी। और ये सिर्फ कोई लोकल लड़ाई नहीं होगी, इसके नतीजे पूरी दुनिया पर पड़ेंगे। लेकिन सवाल ये है कि हम इस खतरनाक मोड़ तक पहुंचे कैसे? इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा इतिहास में, क्योंकि जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? ये दोनों देश हमेशा से दुश्मन नहीं थे। एक वक्त था जब ये दोस्त हुआ करते थे, सहयोगी थे। ये टाइमलाइन देखिए, पूरी कहानी साफ हो जाती है। 1950s में देखिए, इंटेलिजेंस शेयर कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। और फिर आता है 1979, इस्लामिक क्रांति। ये था टर्निंग पॉइंट। यहीं से एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एक गहरी आइडियोलॉजिकल दुश्मनी में बदल गई। और फिर प्रॉक्सी वॉर्स, 2015 की न्यूक्लियर डील, ये सब चीजें मामले को और उलझाती चली गईं। अच्छा, तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब आते हैं आज पर। ये जो दशकों पुरानी दुश्मनी है, इसने दोनों देशों की मिलिट्री को कैसे शेप दिया है? चलिए देखते हैं कि कैसे ये दो बिल्कुल अलग तरह की मिलिट्री ताकतें एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। सबसे पहले तो नंबर्स पर नजर डालते हैं। पहली नजर में ही एक बात साफ है, ईरान के पास एक्टिव और रिजर्व दोनों मिलाकर सैनिक बहुत ज्यादा हैं। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, यही उनकी पूरी मिलिट्री स्ट्रेटेजी का बेस है, अपनी भारी भरकम तादाद पर भरोसा करना। लेकिन जैसे ही बात पैसे पर आती है, कहानी बिल्कुल पलट जाती है। इजराइल का डिफेंस बजट अमेरिकी मदद की वजह से ईरान से 4 गुना से भी ज्यादा है। और ये पैसा जाता कहाँ है? सीधा सीधा टेक्नोलॉजी में, जो उन्हें एक जबरदस्त बढ़त देती है। तो असली कहानी यही है। ये कोई आमने सामने की बराबरी की लड़ाई नहीं है, ये दो बिल्कुल अलग अलग वॉर फिलॉसफीज का टकराव है। एक तरफ है ईरान, जो अपनी भारी संख्या और मिसाइलों के दम पर दुश्मन पर हावी होना चाहता है, और दूसरी तरफ है इजराइल, जो अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी और एकदम सटीक हमलों पर निर्भर है। लेकिन इन सब फौजी ताकतों, मिसाइलों और सैनिकों के पीछे एक ऐसा मुद्दा है जो इस पूरे झगड़े को अस्तित्व की लड़ाई बना देता है, और वो है न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की। और देखिए, इजराइल के लिए ना सब कुछ एक चीज पर आकर टिक जाता है, न्यूक्लियर ब्रेकआउट टाइम। मतलब वो टाइम जो ईरान को एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए चाहिए। और एक न्यूक्लियर बॉम्ब वाला ईरान इजराइल के लिए एक ऐसा खतरा है जिसे वो अपने वजूद के लिए ही खतरा मानता है, जिससे वो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये जो बॉम्ब बनाने का रास्ता है ना, ये खतरनाक चूहे बिल्ली का खेल बन चुका है। ईरान छिप छिप कर यूरेनियम एनरिच करता है, तो इजराइल साइबर अटैक और सीक्रेट ऑपरेशन से जवाब देता है। बीच में डिप्लोमेसी आती है, टेंशन कम करने की कोशिश करती है, लेकिन हर एक कदम इस पूरे रीजन को एक बड़ी जंग के और करीब धकेल देता है। अब ईरान के पास जो इतनी सारी मिसाइलें हैं, उसका जवाब क्या है? तो उसका जवाब देने के लिए इजराइल ने एक तरह का अभेद्य किला बना लिया है। यह सिर्फ कोई एक डिफेंस सिस्टम नहीं है, बल्कि एक मल्टी लेयर्ड शील्ड है। आयरन डोम, डेविड स्लिंग, एरो 3, ये सब मिलकर हर तरह के खतरे को हवा में ही खत्म करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। तो चलिए अब घूम फिरकर अपने पहले सवाल पर वापस आते हैं। क्या होता है जब एक ऐसी ताकत जो रुकना नहीं जानती, एक ऐसी चीज से टकराए जो झुकना नहीं जानती? मतलब एक डायरेक्ट टकराव आखिर दिखेगा कैसा? नतीजा एक ऐसी जंग हो सकती है जिसमें शायद कोई भी न जीते। जो एनालिसिस हैं वो यही बताते हैं कि अगर इजराइल पहला हमला करता है तो वो सिर्फ न्यूक्लियर साइट्स पर नहीं होगा, नहीं, टारगेट होगा ईरान का पूरा मिलिट्री सिस्टम, उसकी लीडरशिप, उसके मिसाइल बेस, उसके प्रॉक्सी नेटवर्क, सब कुछ एक ही झटके में खत्म करने की कोशिश। पर जैसा कि एमी हॉथॉर्न याद दिलाती हैं, जंग कभी भी प्लान के हिसाब से नहीं चलती, और खासकर मिडिल ईस्ट में तो अनएक्सपेक्टेड नतीजे, मतलब अनएक्सपेक्टेड कॉन्सिक्वेंसेस आम बात हैं। पहला हमला हो सकता है, लेकिन वो आखिरी बात नहीं होती। और इस जंग का असर वो फौरन पूरी दुनिया पर पड़ेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ही ले लीजिए, जहां से दुनिया का 20% से ज्यादा तेल गुजरता है, वो बंद हो सकता है।
और अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया के एनर्जी मार्केट्स में भूचाल आ जाएगा और ग्लोबल इकोनॉमी की कमर टूट जाएगी। तो आखिर में हम एक ऐसे सिनारियो पर पहुंचते हैं जहां कोई क्लियर विनर है ही नहीं, बस एक दूसरे की तबाही है और पूरे रीजन में फैला हुआ क्योस है जिसके अलग अलग लेवल हो सकते हैं। और ये हमें एक आखिरी और बहुत गंभीर सवाल के पास लाके छोड़ देता है। जब एक साइड टेक्नोलॉजी के दम पर लड़ रही हो और दूसरी साइड अपनी तादाद और आइडियोलॉजी के दम पर, तो ऐसे में जीत का मतलब ही क्या रह जाता है? शायद इस तरह के टकराव में, जिसे हम पारंपरिक जीत कहते हैं, वो किसी भी तरफ के लिए मुमकिन ही नहीं है।